ओके सो लेट्स बिगिन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया, तो लेट्स रिवाइज ऑल दैट वी हैव स्टडीड। आई थिंक हमने एटम का इंट्रोडक्शन किया था, देन वी डिड वेरियस मॉडल्स, जैसे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का, एंड देन बोर मॉडल वी वर स्टडी। तो एक बार जल्दी से इसको रिविजन करते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आइसोबार, आइसोटोप्स, ये सब चीज़ों पे जल्दी से आते हैं। तो स्टार्टिंग में ये छोटा सा इंट्रो है अबाउट द एटम, ठीक है। तो व्हेन वी बिगैन दिस चैप्टर मैंने कहा था कि एटम क्या होता है। द टर्म एटम वॉज गिवन बाय डाल्टन। उन्होंने इसमें बताया था कि एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, मतलब जिस चीज़ को फर्दर बांटा ना जा सके उसको एटम बोला था। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मेक्स अप ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स, मतलब दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सबसे छोटे जो कण है, सबसे छोटी चीज़ है जिससे बनी है, उसका नाम एटम दिया। एटम का मतलब है इनडिविजिबल। उसके बाद ये चीज़ मैंने कहा था कि ये चीज़ सही नहीं है। बाद में फर्दर डिस्कवर किया गया कि एटम के अंदर भी तीन सब पार्टिकल्स होते हैं। उनका नाम दिया गया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सबसे पहले डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, फिर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, है ना, और बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ये बहुत लेटर स्टेज में हुआ था। तो कुछ एटम ऐसा होता है कि प्रोटॉन के अंदर, अब हम ये जानते हैं, ये मैं पहले मॉडर्न वो बता दे रही हूँ एंड देन वील गो ऑन द हिस्ट्री पार्ट। तो एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ एटम के रिवॉल्व करते हैं, ये हम अब जानते हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, है ना। मैंने कहा था कि बोर मॉडल की भी फर्दर स्टडी की गई है, और अब हम जो फॉलो करते हैं दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, जो मैं जो 12th क्लास का पार्ट है, एंड वील कम टू दिस, हम लोग इसके बारे में थोड़ा लेटर स्टेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बोर मॉडल है, बट राइट नाउ व्हाट वी फॉलो इज़ क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। 9th-10th में बस यहीं तक लिमिट, बोर मॉडल तक ही हम लिमिटेड होते हैं। तो पहले बोर को अच्छे से समझ लेते हैं एंड देन इन लेटर ऑन मैं थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपको बताऊँगी। चलिए, तो इसके बाद मैंने आपको एक इंट्रो, ये आपको याद होगा, मैंने बताया था कि एक एटम दिखता कैसा है, कि एटम का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट या शेल्स में चक्कर काटते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि एक एटम ऐसा है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके सब पार्टिकल्स के बारे में। 3 सब पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका मास 1.67 × 10⁻27 kg होता है। इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने यूजिंग कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये चार्ट आप सब ने भी बनाया होगा, क्योंकि जब क्लास ली थी तो बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन डिड इट, ठीक है। इन्होंने ये किया था अराउंड 1890 समथिंग में किया था, 1800 में हुआ था ये, ठीक है। 1887 या 97 ऐसे कुछ, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इनका वेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। मैंने काटा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, इनका मास बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, तो बहुत ज़्यादा कम है ये, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो मास होता है एक एटम का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास, लेकिन जब एटमिक मास निकालते हैं तो P+N करते हैं, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी और एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सबसे लास्ट में अराउंड 1937 में डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन। इसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है। इसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, 1.678 आई थिंक होता है, इसको 2 या 8 एक बार चेक कर लेना, पर सबसे ज़्यादा वेट इसका होता है, ठीक है। और इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। देखो इससे हल्का सा ज़्यादा इसका वेट, प्रोटॉन से हल्का भारी होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास वाइज मैंने अगर देखा जाए, ये आई थिंक विजिबल है, हाँ, तो न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, फिर प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट हम नेगलेक्ट करते हैं। तो जब भी हमें एटमिक मास निकालना होता है तो हम न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वी ऑल्सो से कि द मास ऑफ एन एटम इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही एटम का मास होता है, ठीक है। और एटमिक मास निकालते टाइम हम लोग P+N करते हैं, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि ये पढ़ा हुआ है एंड वी आर रिवाइजिंग, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग अ लिटिल बिट फास्टर। देन हमने मॉडल्स की बात की थी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं अब हुआ क्या। मैंने इंट्रो दिया, मैंने कहा एक एटम दिखता कैसा, हमने बोर मॉडल बताया कि भाई बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एट द सेंटर, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ उसके रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड शेल्स, जिनका नाम भी बोर ने बताया था KLMN, वो हम अब जानते हैं। तो पहले जब किसी चीज़ की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो कैसे कैसे क्या हुआ वो हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले J.J. थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इन्होंने 2 काम किए थे। पहला कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इनका दूसरा काम था कि ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि भाई एक एटम दिखता कैसा होगा। उस टाइम तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह नहीं थी, तो सब लोग अपने जो अवेलेबल था उसके रिसर्च एक्सपेरिमेंट करके ही केम अप विद अ मॉडल विच इज़ कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल या फिर पम्पकिन पाई मॉडल ऑफ एन एटम। तो उन्होंने बताया था कि एटम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से ये अज्यूम किया था कि जिस तरह वाटरमेलन होता है जो लाल कलर का पूरा उसका पल्प होता है, और उसके अंदर कहीं आपको यूनिफॉर्मली बीज जो सीड होता है उसका बीजा होता है, वो आपको ब्लैक ब्लैक कहीं कहीं मिलता है। तो उसी से कंपेयर करके उन्होंने बोला था कि ये पॉजिटिव स्फेयर जो है वो क्या है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है जो इस तरीके से होता है, चारों पूरा एटम ही पॉजिटिव स्फेयर होता है। तो एटम कुछ नहीं है, पूरा पॉजिटिव स्फेयर इमेजिन कर लो, पूरा पॉजिटिव, और जिस तरीके से कहीं कहीं तर बीज होता है वैसे ही कहीं कहीं मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीजें होते हैं, वैसे तरह इलेक्ट्रॉन्स भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये उनका कहना था। तो इसमें आपको अगर पूछते आपसे कि बताओ J.J. का वाटरमेलन मॉडल क्या था J.J. थॉमसन का, तो आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन एटम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होता है, तभी क्या होता है, चार्ज बैलेंस रहता है, एक एटम न्यूट्रल रहता है। तो ये 2 बातें उन्होंने बताई थी, जिसमें J.J. थॉमसन ने, ठीक है। तो ये थॉमसन का मॉडल था। इनके 2 काम थे, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी और दूसरा इन्होंने वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम दिया था। एटम कैसा दिखता है ये समझाने की कोशिश लोगों को की थी। तो उनके अकॉर्डिंग एक एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, जैसा एक तरबूज पूरा लाल होता है तो लाल भाग उसका प्रोटॉन हो गया, पॉजिटिव हो गया, और उसमें कहीं कहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, लेकिन नेट चार्ज अगर आप देखोगे तो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव होता है, इसीलिए एक एटम न्यूट्रल होता है। ये कहना था J.J. थॉमसन का। इसके बाद नेक्स्ट आए थे रदरफोर्ड, जैसा कि आपको पता है इन्होंने किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या था कि रदरफोर्ड ने सिर्फ स्टडी करने के लिए थॉमसन के मॉडल, क्योंकि अभी तक सब लोग यही मान रहे थे कि एटम पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये चीज़ स्टडी करना चाह रहे थे, थोड़ा फर्दर रिसर्च करना चाह रहे थे, और उन्होंने क्या किया कि एक बहुत पतली, ठीक है, गोल्ड की शीट ली, फॉयल लिया, जैसे एल्युमिनियम का फॉयल होता है वैसा ही गोल्ड का फॉयल लिया, बिल्कुल ही पतला झिलझिला सा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर बहुत हाई वेलोसिटी से बॉम्बार्ड कराया, बॉम्बार्ड मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से गन की मदद से उन्होंने हीलियम+2, इसको अल्फ़ा रेज भी बोलते हैं, तो अल्फ़ा रेज को क्या किया, बहुत तेज़ी से इसके ऊपर फेंका यूजिंग अ गन, ठीक है, रे गन होती है अलग, तो उसके यूज़ से उन्होंने बहुत हाई स्पीड से अल्फ़ा रेज को इस फॉयल के ऊपर बॉम्बार्ड कराया, फेंका, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करना चाहते थे कि होता क्या है। तो नॉर्मली उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि अल्फ़ा रेज क्या है, पॉजिटिव हैं, और ये गोल्ड फॉयल के अंदर बहुत सारे गोल्ड के एटम्स होंगे, और थॉमसन कह चुके थे कि एक एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके दिमाग में यही था कि भाई जो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो सेम चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है, तो उनके दिमाग में था कि पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्शन करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द रेज को टकरा के वापस आना चाहिए, उनके दिमाग में ऐसा था। जब वो करे तो उनको रिज़ल्ट जो मिला वो बहुत ही चौंका देने वाला था, ठीक है। हुआ क्या कि जब वो अल्फ़ा रेज को फेंके इसके ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द रेज जो हैं वो शीट के आर पार चली गई, उनको इस साइड पे उन्होंने एक फिल्म लगाया था, वो यहाँ पे रेज उनको ऑब्जर्व हुई, ठीक है। अब वो आंखों से तो देखेंगे नहीं, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक
फ्लोरेसेंट फॉस्फोरस का वो लगाया था, तो जब रेज आके पड़ रही थी तो वहाँ पे चमकने लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा इधर से आपको ब्राइटनेस दिख रही थी, इसका मतलब ये है कि रेज बहुत सारी इसके ऊपर आके पड़ रही हैं। तो इनसे इनको पता चला कि भाई बहुत सारी रेज जो हैं वो बिल्कुल आर पार हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत चौंका देने वाली बात है, क्योंकि अगर थॉमसन जो अभी तक थ्योरी दे रहे थे वो तो ये कह रहे थे कि पूरा पॉजिटिव होता है एटम, तो अगर पूरा पॉजिटिव होता तो ज़्यादातर रे को वापस जाना चाहिए था। तो पहला तो ये था। दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन था कि कुछ रेज ही जो थी, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादातर रेज टर्न करके ऐसे डेविएट करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ ही रेज के साथ हुआ। तो उन्होंने बोला बहुत कम जो रेज हैं वो ऐसे जा रही हैं। और तीसरा उनका ऑब्जर्वेशन था कि 20,000 में से कोई एक किरण या कोई एक अल्फा रे ऐसी होती थी, ठीक है, हीलियम तो ऐसा होता था कि वो 180 डिग्री टर्न कर रहा था, मतलब जैसे आया वैसे गया। तो ये 3 उनके ऑब्जर्वेशन थे। तो अगर आपसे कोई रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पूछेगा तो आपको ये डायग्राम बाकायदा बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या यूज़ किया था, अल्फा रेज हीलियम +2 लिखना पड़ेगा, वेरी थिन गोल्ड फॉयल लिखना पड़ेगा, और ये 3 उनके ऑब्जर्वेशंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और आप लिखोगे रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल, ऑलमोस्ट 10 एटम का थिकनेस था उसका। ठीक है, जैसे एक के ऊपर एक 10 एटम रखोगे तो झिलझिला सा एक गोल्ड फॉयल बनेगा, उतना ही थिकनेस का उन्होंने दिया था। उसको बॉम्बार्ड कराया था विथ अल्फा रेज क्या है, हीलियम +2। ठीक है, ये आगे मैं बता दूँ, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम +2। ठीक है, तो ये हो गया था उनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब फर्दर आपको उनके ऑब्जर्वेशंस और इनका रिज़ल्ट को लिखना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें लिखनी है, एक तो ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने क्या देखा और उससे क्या रिज़ल्ट निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला और क्या थियरीज दी, वो देखना होगा। तो ऑब्जर्वेशन उनका क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो थे वो पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडेविएटेड, बिना मुड़े हुए वो आर पार निकल गई थी गोल्ड फॉयल के। तो उससे उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर एटम कैसा होता है, खाली, एम्प्टी, वेकेंट। तभी तो बिना कुछ रिज़ल्ट दिए सिर्फ रेस जो थी वो आर पार हो जा रही थी। ठीक है, तो पहले उनके ऑब्जर्वेशन से ये रिज़ल्ट निकला। दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन था कि कुछ ही रेस थी जो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी स्मॉल एंगल से, जो उन्होंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। जो सेकंड वाला है, ये बहुत कम रेस ऐसा आई। तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इज सिचुएटेड इन कन्फाइंड स्पेस, मतलब बहुत कम जगह वो घेरता है। क्योंकि जैसा थॉमसन बोले थे कि पूरा एटम ही पॉजिटिव है, अगर ऐसा होता तो ये रेस ज़्यादा दिखती, डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखता, बट कुछ ही रेस जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई स्मॉल एंगल से। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो, जैसा थॉमसन ने कहा था कि वो पूरा एटम ही पॉजिटिव स्फेयर होता है, वो चीज़ गलत है। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक एटम के अंदर बहुत कम जगह लेता है, कन्फाइंड मतलब लिमिटेड स्पेस में होता है, और वो बीच में होता है, और उसी का उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट अभी तक रदरफोर्ड को दिया जाता है। उन्होंने ही टर्म न्यूक्लियस कॉइन भी किया था। उन्होंने कहा था कि जो सेंटर होता है उसके अंदर उस टाइम न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। चैडविक ने अभी बहुत लेट में न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ था, तो उस टाइम सिर्फ पॉजिटिव पता था। तो उन्होंने कहा था भाई कि देखो थॉमसन आप गलत हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बहुत कम जगह घेरते हैं एक एटम में, जनरली वो सेंटर में होते हैं एटम के, और उसी सेंटर का नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो द पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड इन अ कन्फाइंड या लिमिटेड स्पेस एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लिमिटेड स्पेस में होता है, और स्पेस का नाम दिया न्यूक्लियस। और लास्ट आपको लिखना होगा, यही तीनों चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और ड्रॉबैक, अगर रदरफोर्ड आता है तो ये 3 चीज़ें लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, और लास्ट उन्होंने बोला था कि कोई 20,000 में से कोई एक रे ऐसी होती थी जो 180 डिग्री डेविएशन शो करती थी। ठीक है, करेक्ट। और इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि देखो 20,000 में से एक ऐसा होती थी जो बहुत सीधे 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होती थी। ये वो रे होती थी जो जाके डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराती थी, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड नहीं, जो न्यूक्लियस के अराउंड भी जाएगी तो हल्का डेविएशन शो करेगी, तो वो ये वाली रेज होती थी। ठीक है, तो उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई पॉजिटिव तो बहुत कम जगह पे है, तभी तो जो आजू बाजू वाली भी रेज हैं वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रही हैं। और बिल्कुल जो न्यूक्लियस से टकरा रही थी वो क्या था, वो बहुत कम रेज ऐसी थी जो न्यूक्लियस से टकरा पा रही थी। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियस जो होता है ना वो बहुत ही कम जगह घेरता है,
क्योंकि अगर ज़्यादा न्यूक्लियस होता तो ऐसा ज़्यादा रेज देखने को मिलती। और इतना ज़्यादा 180 डिग्री जो भी रेज न्यूक्लियस से टकरा रही थी वो इतना ज़्यादा 180 डिग्री से डेविएशन क्यों दे रही थी? क्योंकि न्यूक्लियस भारी है। अगर कोई चीज़ बॉल है, कोई भारी चीज़ पे जाकर टकराता है बहुत जोर, बहुत तेज़ स्पीड, तो वो जिस रास्ते से अगर स्ट्रेट लाइन में आया तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, चाहे जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से हो जाएगा। तो यानी वो अगर स्ट्रेट फेंक रहे हो अल्फा रेस को तो उसी स्ट्रेट लाइन में वापस आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ वो बहुत भारी चीज़ है। तो उन्होंने दो चीज़ें से कंक्लूड की। एक की जो मास होता है पूरे एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए जो रेज उससे टकरा रही हैं वो 180 डिग्री से डिविएट हो रही थी। पहला चीज़ ये। दूसरा उन्होंने बोला कि सिर्फ 20,000 में से कोई एक ही रे थी जो ऐसा रिजल्ट दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है, जो भारी न्यूक्लियस है, वो बहुत ही कम जगह लेता है एक एटम के अंदर। तो उन्होंने बोला था कि पहला तो कि मास जो है वो न्यूक्लियस में है, और दूसरी चीज़ की जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी लेस दैन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। यानी एक एटम अगर फुटबॉल फील्ड है, ये एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, तो सपोज करो सेंटर पे रखा हुआ फुटबॉल क्या है, एक न्यूक्लियस है। सोच रहे हो कितना डिफरेंस है? तो एनसीईआरटी में एक लाइन भी दे रखी है कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ 1/1237 टाइम्स, मतलब 1/1237 होता है एटम के कंपैरिजन में। तो आपको इतना डिटेल नहीं याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि भाई वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एटम। एग्जाम्पल आपको फुटबॉल फील्ड वाला याद रखो, उससे आप इमेजिन कर सकते हो, एक कंपैरिजन, एक एनालिसिस कर सकते हो कि अगर एक फुटबॉल फील्ड एटम है तो उसका रखा हुआ सेंटर में छोटा सा फुटबॉल एक न्यूक्लियस है। उससे अगर अल्फा रेज को करोगे तो सोचो कि कितनी कम रेज सारी फुटबॉल फील्ड के थ्रू चली जाएंगी, बहुत कम, एक 20,000 में कोई एक होगी जो उस फुटबॉल से टकराएगी। तो इसका मतलब ये है, तो इससे क्योंकि एक ही कोई टकरा रहा था, इसका मतलब कि बहुत छोटा जगह लेता है न्यूक्लियस उस एटम में। और क्योंकि जो उससे उस फुटबॉल से या फिर उस न्यूक्लियस से टकरा रहा था वो बिल्कुल 180 डिग्री आ रहा था, जो डायरेक्टली उससे टकरा है उसकी बात हो रही है। आजू बाजू उसके जाएगा वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो जो उससे बिल्कुल टकरा रहा है वो 180 डिग्री, क्योंकि वो बहुत भारी है। तो इससे दो यहाँ पे है कि मास ऑफ एटम इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस दैन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। तो एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बीच में होता है, तो बता ही दिया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी। और उसका मास जो होता है पूरे एटम का वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ये था आपका रदरफोर्ड के 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, और ये लैंडमार्क माना जाता है साइंस में, केमिस्ट्री में, क्योंकि इसी के अराउंड और इसकी जितनी भी थ्योरीज है सब प्रूफ किए हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनका मॉडल था, उसको आज तक साइंटिस्ट स्टडी करते हैं बिकॉज दिस इज़ सो एक्यूरेट। ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने किया था और बहुत बड़ा लैंडमार्क और अचीवमेंट मानी जाती है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के बारे में था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था, उनके 3 ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूर लिखने हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखो मोस्ट ऑफ द एटम क्या होता है, वेकेंट होता है, खाली है, देखो खाली है। सेंटर के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज, जैसा थॉमसन ने कहा था कि चारों तरफ है, ऐसा नहीं है। द पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टर्म वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, टिक लगाओगे। न्यूक्लियस किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, नाम न्यूक्लियस उनका ही दिया हुआ है। हाँ, उस टाइम पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर था, तो उन्होंने सिर्फ बोला था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के, ये भी उन्होंने बोला था। ठीक है, तो अगर रदरफोर्ड का मॉडल देखो तो थॉमसन के मॉडल से बिल्कुल अलग था और बहुत एक्यूरेट था, बहुत सही था, बहुत हद तक वो सही थे। उन्होंने कहा था कि सेंटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर टका देंगे। 2-3 चीज़ जो उन्होंने बताई थी कि देखो मोस्ट ऑफ द एटम खाली दिख रहा है आपको, देखो ये खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली है। दूसरी चीज़ की पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर में होता है, बहुत कम जगह लेता है, और उस सेंटर का नाम दे दिया न्यूक्लियस। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताई कि जो मास होता है पूरा पूरा वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये सब मैं बता चुकी हूँ और इनके थ्योरी, इनके एक्सपेरिमेंट्स ये सब प्रूव भी हो चुका था। तो हम लोग तो अब पढ़ ले रहे हैं आराम से, लेकिन उस टाइम पे डिस्कवरी थी ब्रांड न्यू कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास का मतलब नेग्लिजिबल है, जो मास है वो किसके कारण है, न्यूक्लियस के कारण है, मतलब प्रोटॉन के कारण है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था। बाद में न्यूट्रॉन आया तो उसका भी किया गया बाद में डिस्कवरी। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो एटम बहुत बड़ा होता है, उसका न्यूक्लियस उसके कंपैरिजन बहुत बहुत छोटा होता है। तो ये आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे ही लिखेंगे
बताने दें, और उसके बाद उनके मॉडल में आप ये लिख दोगे कि उनके अकॉर्डिंग भाई देखो सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ये हो गया टोटल रदरफोर्ड मॉडल। हाँ, इनका ड्रॉबैक कई लोग पूछते हैं, ड्रॉबैक मतलब इनकी कमी क्या रह गई? तो कमी इनकी बस एक रह गई कि बाद में जब बोर आए थे तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन है, बोले हाँ ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ भी रहेगा उनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं भी रहता है, या नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी, मतलब चार्ज पार्टिकल्स अगर हैं, अगर मान लो एक जगह दो पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिए, ठीक है, सेम चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो दूर भागेगा। और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो उसके खींच के पास लाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन का फोर्स होगा या तो रिपल्शन का फोर्स होगा। तो जो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, जो भी अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन, रिपल्शन है तो रिपल्शन। सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट इच अदर। तो यहाँ पे अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? ये इसके पास खींचते जाएगा। तो बोर जो था, इसके हम लोग जिसके बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उनका कहना था कि भाई जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को लगातार प्रोटॉन खींचते रहेगा, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करके इस न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। तो उनका कहना था कि बताओ ये स्टेबल कैसे है? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा, तो ये इसको खींचते रहेगा, तो ये इसके चारों तरफ घूम कैसे सकता है? घूमेगा तो इसका एनर्जी लूज़ होते जाएगा लूज़। तो कोई अगर इतने एनर्जी से घूम रहा है तो यहाँ घूम रहा है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी, तो कम होते होते गिर जाएगा, न्यूक्लियस के पास ही जाके चिपक जाएगा। ये उनका कहना था। तो ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ड्रॉबैक जो बोला जाता है किसका? रदरफोर्ड का, वो ये है कि ही फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स या शेल, कि किस तरीके से ये रिवॉल्व करते करते इसमें स्टेबल रहते हैं, ये वो एक्सप्लेन नहीं पाए थे। तो ये उनका हो गया ड्रॉबैक। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार रिविजन हो जाएगा आपका। अगर आप दोबारा इसको देखना चाहो देखो, नहीं तो स्किप कर देना, ठीक है। ये हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। इसके बाद आए थे नील बोर। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अब नील बोर का मॉडल पढ़ाने से पहले मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एनर्जी लेवल्स आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, तो उसके कुछ पार्ट 12th वाले जो पार्ट हैं वो मैं थोड़ा सा चैप्टर के एंड में पढ़ाऊँगी। रीज़न ये है कि पहले हम 9th 10th कवर करेंगे, एंड देन जब वो चीज़ समझ में आ जाएगी तब थोड़ा एडवांस लेवल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं 11th 12th लेवल से, ज़्यादातर आपका रिजर्व रहता है 9th 10th तक, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले मैं जो 9th 10th वाला बोर मॉडल जितना बताता है, विच इज़ शेल्स के बारे में, उनकी कैपेसिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंसी, आइसोटोप्स, आइसोबार, ठीक है, मास निकालना, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें पहले डील करेंगे। एंड में फिर मैं बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं वो पूरा और बताऊंगी, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताऊंगी, एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। शुरू करते हैं। तो उसके बाद रदरफोर्ड के बाद आए थे नील बोर, ठीक है, साइंटिस्ट, वो भी बहुत जाने माने साइंटिस्ट है केमिस्ट्री की फील्ड में। उन्होंने अपने 6 पोस्टुलेट्स दिए थे जिनको हम बोर्स पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। 9th क्लास में अगर आप NCERT देखोगे या अपने बुक्स देखोगे तो उसमें बस 3 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन मैं 6 के 6 पोस्टुलेट्स आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो नील बोर वह थे जिन्होंने चैलेंज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। उन्होंने कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए कैसे स्टेबल रहते हैं, अपनी एनर्जी लूज़ क्यों नहीं करके गिरते हैं न्यूक्लियस में, ये बताओ। तो वो नहीं बता पाए थे। उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, न्यूक्लियस उसका नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते हैं, वो भी सही है, लेकिन ये स्टेबल कैसे रहते हैं घूमते हुए, ये वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो इसलिए हम उनका ड्रॉबैक में लिखते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स या शेल्स। तो बोर मॉडल जब बोर आए तो उन्होंने अपना उसमें रिसर्च किया और कुछ थी। उन्होंने कहा था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते ज़रूर हैं, इन फिक्स्ड पाथ जिनको शेल्स कहा जाता है। तो इतना तो रदरफोर्ड ने भी कहा था।
उन्होंने उस शेल का नाम दिया KLMNOP एंड सो ऑन। तो ये जो नाम दिया था शेल का वो किसने दिया था? नील बोर ने। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड पाथ में करते हैं, कहीं भी नहीं करते, फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट का नाम दिया KLMN। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि हर एक ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला 2n² दिया था। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड कैपेसिटी गिवन बाय 2n², वेयर n is shell number, is number of shell या shell number 1 2 3 4। this means या that means each shell can accommodate only certain number of electron। इसका मतलब है कि एक शेल के अंदर सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। एकोमोडेट मतलब लेना, ठीक है, अपने अंदर मतलब उसको लेना, एकोमोडेट करना, और सर्टेन मतलब फिक्स्ड। ठीक है, तो ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और इसको फॉर्मूला दिया 2n², जहाँ पे n क्या है? शेल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल कहने का कि ईच शेल, हर एक शेल सिर्फ एक सर्टेन इलेक्ट्रॉन, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। और यहाँ पे मैंने ये भी करके दिखाया था। k कौन सा है? पहला शेल है, तो 2n², जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ शेल्स, तो 2 × 1² कितना आएगा? 2। तो यानी k में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। l डालो, l है दूसरा शेल, तो n की जगह क्या डालोगे? 2। 2 × 2² कितना आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। m देखो, m है तीसरा शेल, तो n शेल नंबर क्या हुआ इसका? 3, तो 2 × 3², क्योंकि m के लिए निकाल रहे हैं, और m 1 2 3 तीसरा शेल, तो 2 × 3² 9, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और n निकालोगे तो 2 × n चौथा शेल है, तो यहाँ 4 लिखोगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ये हमने पढ़ भी चुके हैं। तो इतने, ये क्या है, उन्होंने क्या बताया था कि कैपेसिटी को फिक्स, एक फॉर्मूला दिया जिसमें अकॉर्डिंग कि एक शेल या एक ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अंदर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? शेल की कैपेसिटी फिक्स कर दी है। ठीक है, उनका दूसरा पोस्टुलेट या दूसरा पॉइंट था। ठीक है, तीसरा उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है, और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में घुस सकते हैं अगर उनकी एनर्जी शेल की एनर्जी से मैच करती है। तो अगर दोनों की एनर्जी मैच करती है तो वो उसके अंदर घुस जाएगा, वहाँ रहेगा, और जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम ना कोई एनर्जी गेन, मतलब ना एनर्जी वो लूज़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मान लो किसी शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, तो अगर आपके पास उतना एनर्जी है तभी आप उस शेल के अंदर जा सकते हो। ठीक है, आपको एनर्जी और लूज़ नहीं होगी, फिक्स्ड रहता है उसका एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का भी फिक्स है, शेल का भी फिक्स है। ये समझाने के लिए ऐसा समझो कि मान लो सपोज़ करिए कि एक जैसे रेंट होता है ना, जैसे सपोज़ करो ये कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ तो, हाँ, जैसे सपोज़ करिए कि एक घर है, ठीक है, तो उस घर में कोई तभी मान लो उस घर का मेंटेन करने का खर्चा, ठीक है, मान लो उस घर का कॉस्ट मेंटेन करने का जो कॉस्ट है, उस घर का हर चीज़ मेंटेन करना, लाइट बल्ब जो भी है, पूरा बहुत बड़ा घर है, हवेली है, उस हवेली को मेंटेन करने का कॉस्ट सपोज़ करो 1 साल का 25 लाख है। ठीक है, तो जो इंसान के पास 25 लाख होगा वही उस घर में रह सकता है। वो रहेगा तो ना उसके पास 25 लाख है तो वो ना उसको पैसे देने पड़ेंगे, ना वो पैसा लेगा किसी से, फिक्स्ड उसमें रहेगा आराम से, है ना। ठीक है, तो उसका एनर्जी लूज़ नहीं होगा, वो उसमें मतलब पैसे उसके खर्च नहीं होंगे। वो 25 लाख थे, उसने दे दिया और उसमें रह रहा है, उसको मेंटेन भी कर ले रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ सपोज़ करो कोई इंसान जिसके पास उतने पैसे नहीं है वो उस घर में आके रहता है, तो क्या होता है, इवेंचुअली उसका कॉस्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वो घर बिखरने लगेगा, टूटने लगेगा। नहीं तो गिरवी रखेगा तो बैंक उससे पैसा लेता जाएगा। मतलब कहने का ही, समझाने का तरीका है एक मेरा, कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास जो वही इलेक्ट्रॉन उसमें घुस सकता है शेल में, शेल की एनर्जी फिक्स्ड होती है, तो
इलेक्ट्रॉन अगर उस शेल में जाना चाहता है तो वो उतना एनर्जी है तो उसमें चला जाएगा और वो एनर्जी मेंटेन रहती है थ्रू आउट। तो यही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब घूमता है उसमें तो क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है, और शेल की एनर्जी फिक्स्ड होती है, तो इसलिए अब ना एनर्जी वो उसको अट्रैक्शन जो हो रहा है न्यूक्लियस से उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शेल उसमें आने के लिए उतना एनर्जी चाहिए था ताकि न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है उसको बैलेंस कर सके। तो उसको उतनी एनर्जी लेकर ही इलेक्ट्रॉन आया, तो वो बैलेंस्ड आउट रहता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे ओवरऑल कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। और जब वो घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि उनका एनर्जी फिक्स हो गया उस शेल की एनर्जी के जितना, तो इसलिए वो एनर्जी लूज़ या गेन नहीं करते, मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और ऐसे ऑर्बिट्स को आप स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है क्या नहीं होता है, धीरे धीरे करके समझो, ठीक है। और जो नीचे के 2 पॉइंट्स हैं वो भी हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए ऐसा करो कि बस इसको लिख लो, नीचे का 2 पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप नोट कर लो बोर पोस्टुलेट लिख के। चिंता मत करना, ये दोबारा आएगा, जैसे मैंने कहा कि ये सब 12th का पार्ट है। 9th के बुक में देखोगे तो जो ऊपर के जो 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये देखो ये वाला पेज जो है वो 9th का पार्ट है, बस इतना ही है 9th में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ गए हैं डायरेक्टली, KLMN में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बांटने लगे हैं। इतना ही है सिलेबस आपका 9th का, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा हम पढ़ के जाएंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए। तो इसको आप इसको मैं लिखवा भी चुकी थी शायद जब पहला वो था, तो इसको आप लिख लो, ठीक है। ये पहले स्क्रीनशॉट लो और इसको अपने नोटबुक में लिखो। मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं आपको क्लास, जब हम लाइव क्लास लें तो सिर्फ़ और सिर्फ डाउट डिस्कस करें आपके। तो आपका ये आपको करना है कि आप जब ये वीडियोस देख रहे हो तो इसके नोट्स आप बनाते जाओ साथ साथ। जब वीडियो देखने बैठो तो फ़ोन ले लो अपना, या लैपटॉप है तो लैपटॉप, उसमें ये वीडियो प्ले कर लो, साथ में अपना नोटबुक खोल लो और उसको पॉज कर करके अपने नोट्स आप लिखते जाओ, ठीक है। ये स्टेबल होगा, दिख रहा होगा आई थिंक सबको। इसको यहाँ पॉज कर लो और जो इसमें लग रहा है आपको कि हाँ ये पूरे नोट्स हैं, बोर मॉडल है, बोर्स पोस्टुलेट, अगर आपको आता है मेंशन बोर्स मॉडल क्वेश्चन आपको, या फिर राइट बोर्स पोस्टुलेट्स, तो आप ये लिखोगे 6 पॉइंट, ठीक है। तो इसको ये लिख लो, ये इतना, और उसके बाद फिर यहाँ पॉज कर लो, सेकेंड, दिख रहा है, हाँ, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट, ठीक है। तो इतना फिर से पॉज करके ये चारों पॉइंट लिख लो। अभी मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, 5th और 6th ने 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। ये नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं इन पे मैं दोबारा आऊँगी जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पहुँचेंगे तब। अभी के लिए पहले बेसिक समझ लेते हैं, बट इसको आप नोट कर लो, ठीक है। हम आएंगे ये सब चीज़ें, एनर्जी लेवल जंप करना, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सब नोट्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और ये मैं आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, डाउट भी डिस्कस करेंगे, बट पहले बेसिक्स को कवर करेंगे, है ना, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा, फिर एक बार वो हो जाता है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, प्लीज़ पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन, ओके। अब देखो छोटी सी चीज़ है ये, मैं दोबारा इस पर आऊँगी, तो इसको अगर नोट कर लिया पॉज करके तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो उन्होंने ये जो एनर्जी की बात है तो हाइड्रोजन के थ्रू एनर्जी को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। क्या एनर्जी? कि जो शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, मतलब कि ये जो एनर्जी है ये फिक्स्ड है। ये क्या एनर्जी है? जो इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए, मतलब ये बैलेंस आउट करने के लिए चाहिए, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो होता क्या है कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी वही इस शेल में आ सकेगा। सब अलग अलग होती है, ये सिर्फ हाइड्रोजन की हमने एक्सप्लेन की है यहाँ पे, क्योंकि यही देख के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही पढ़ना होता है। अलग अलग एटम्स की अलग अलग होती है, और अगर इतना है एनर्जी आपके पास तभी वो इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास, तभी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। अब क्योंकि ये एनर्जी है कि जो एनर्जी जो इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो इतना एनर्जी लेकर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो बैलेंस्ड होती है एनर्जी, और ये घूमते रहेगा, तब एनर्जी कोई लूज़ नहीं करेगा। वो किसके कारण लूज़ नहीं करेगा? इस अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे भी E1 इतना होता है, E2 इतना होता है, ये फिक्स्ड है इसकी वैल्यू। E1 क्या है? के शेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम है,
ठीक है। E2 होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछोगे EV क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी को मेजर करने का ऐसा यूनिट होता है। जैसे आप डिस्टेंस को मीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे, वज़न को आप लोग ग्राम किलोग्राम में नापते हो, उसी प्रकार एनर्जी को हम लोग जूल में नापते हैं और छोटी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन और वोल्ट में नापते हैं। तो ये बाद में भी मैं बताऊंगी। तो इलेक्ट्रॉन के शेल की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है -13.6। फिर एल शेल में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को -3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है। एम शेल के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एन के लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज़्यादा जो हाई एनर्जी है वो क्या है? -0.85। याद रखना ये माइनस में है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा है। कई लोग बोलते हैं 13.6 बड़ा है, नहीं, नेगेटिव है ना ये, तो ये सबसे छोटा है। ठीक है। तो यानी के शेल में आना आसान होता है, फिर एल, फिर एम सबसे हायर स्टेट होता है इसमें जाने में, है ना। तो ये ऐसा है एनर्जी लेवल्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल लिखा है, एक्साइटेड स्टेट पढ़ेंगे, लेकिन ये सब बाद में आएगा। सो ज़्यादा दिमाग मत लगाना अभी, इसको अभी बस नोट कर लो। ट्रस्ट मी, ये हम लोग जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं दोबारा से बोर मॉडल एक्सप्लेन करूँगी और तब एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी पढ़ेंगे, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ठीक, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी नहीं, बाद में। अभी के लिए ये बस नोट कर लीजिए कि यहाँ पे बस इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बोर ने बोला था कि शेल्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है, के की इतनी, एल की इतनी, एम की इतनी, इसकी इतनी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये था बोर्स मॉडल। ठीक है, आप नोट कर लो, वी विल कम टू इट लेटर ऑन। ऑल राइट, चलो अब यहाँ से हमें 9th-10th लेवल का जो चीज़ें पढ़ना है पहले वो पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, एंड देन इसको दोबारा समझेंगे आके। ठीक है। नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। रिमेंबर, ये चीज़ के में जाने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को, तो के में जाना आसान होता है, फिर एल में, फिर एम में, एन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। करेक्ट। ठीक है, हो गया होगा ये। पॉज करके आप नोट कर लो, लाइव क्लास तो है नहीं, सो आई विल मूव ऑन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9th-10th लेवल। ठीक है। तो अब ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बट ठीक है, देख लेते हैं एक बार। अब आप लोगों को मैंने एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब बताया है, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो लेट्स एक बार फिर से रिवाइज। ठीक है। वी आर गोइंग टू डू एटॉमिक नंबर फर्स्ट। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। हीलियम है, हीलियम के पास 2 होता है। लिथियम है, लिथियम के पास 3 होता है। बेरिलियम के पास 4 होता है। बोरॉन के पास 5 होता है। इस तरीके से आप लिखते हो। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। इसको नीचे लिखा जाता है एक एलिमेंट के, इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एक एटम न्यूट्रल, इन अ न्यूट्रल एटम, अगर कोई एटम न्यूट्रल है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू, ये तो सब लोग जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि न्यूट्रल एटम में ये होता है। तो कई बार एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग लेके चलते हैं। डेफिनेशन वो नहीं है, लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है तो गिवन है, दिमाग को में समझ में आ जाना चाहिए कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी होगा। तो यहाँ से ये चीज़ आती है। ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी, वो देखेंगे आगे। और दूसरा जो आपको आता है वो है एटॉमिक मास, या इसी को कहते हैं मास नंबर। ये क्या होता है? ये होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present
इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसी को आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ अगर मिला दो तो एक नया टर्म दिया जाता है, कई जगह पढ़ोगे, न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि न्यूक्लियस के कंटेंट्स हैं, तो जो चीज़ न्यूक्लियस में होती है उसका एक नया नाम दे दिया, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन कुछ नहीं है, साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। मतलब एक टर्म है, नाम है, जैसे किसी को नाम देते हैं ना, तो वैसे इसका नाम दे दिया न्यूक्लियॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तुम रहते हो, तुमको न्यूक्लियॉन बोलेंगे। ठीक है, चलो इसको ऐड करने के जितने इलेक्ट्रॉन जितने न्यूट्रॉन और जितने प्रोटॉन हैं, इसको ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये उसका नाम है। इसको ऐड करने से जो चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को आप ए से दिखाओ तो क्या बताओ, समझ में आया? ठीक है, जैसे सपोज करो अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा, 2। एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक अगर यहाँ मास निकालोगे तो मास हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। एटॉमिक मास क्या होता है, P + N। तो एटॉमिक मास किसी चीज़ का क्या होगा, अगर इसका एटॉमिक मास पूछा गया हीलियम का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 2 + 2 यानी 4। क्लियर है? ठीक है, तो ये अभी पढ़ा हमने मास। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे कि अगर एक एटम है उसका मास इतना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हैं तो बताओ मास कितना होगा, ये सब किया हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक चार्ट बनाया था, है ना, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिखने को भी बोला था, तो एक बार उसको देखते हैं। तो जैसे मान लो क्वेश्चंस हमने किए थे, ये मैं दोबारा बता रही हूँ, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बिकॉज वीडियो बना रहे हैं तो देख लेते हैं एक बार। ये एक एलिमेंट x है, ठीक है, बोल रखा है एलिमेंट x एलिमेंट हैज़ 5 प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड इट्स एटॉमिक मास इज 16। तो कैलकुलेट स्टेबल नहीं ना, हिल रहा है, राइट? कैलकुलेट इट्स एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन को n के ऊपर 0 लिखते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें एटॉमिक नंबर निकालना और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये नंबर है और ये न्यूट्रॉन लिखा है, न्यूट्रॉन, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ये x है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिखोगे और एटॉमिक मास हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर z ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा हमें पता है एटॉमिक मास, इसका क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है, 16। एटॉमिक मास 16 दे रखा है। हम जानते हैं किसी भी चीज़ का मास क्या होता है, उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा इसका एटॉमिक मास। मास 16 इसका दे रखा है। आप क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दे रखा है कि 5 प्रोटॉन है। तो अगर आपके 5 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन निकाल लोगे यहाँ से। टोटल 16 है, n + p 16 है। अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, ये आसान है, आप लोग कर लोगे, 16 - 5। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 11।
आंसर है। ठीक है, यानी अगर इसको लिखना होगा मेरे को x, तो x मैं नीचे क्या लिखूँगी, यहाँ पे 5 क्या है एटॉमिक नंबर, और मास ऊपर लिखा जाता है सर पे, भार सर पे होता है, तो इसका भार यहाँ रहेगा और इसका एटॉमिक नंबर यहाँ रहेगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये, और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस साथ में। ठीक है, अरे सॉरी 11 लिख रही हूँ, सॉरी क्वेश्चन में 16 दे रखा है, ये 16 है, क्वेश्चन में 16 दे रखा है। तो यानी अगर 16 था तो ये ऑलरेडी आपको पता था कि 5 है, तो आपने ये निकाल लिया कि 5 + 11 16 है ना, ये किया हमने। ठीक है ना, समझ में आया ना। ठीक है, मास ऑलरेडी देखो यहाँ दे रखा है कि 16 इसका एटॉमिक मास है, प्रोटॉन इसके पास 5, तो आपने लिख लिया कि भाई प्रोटॉन 5 है तो एटॉमिक नंबर भी 5 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है और टोटल एटॉमिक नंबर 16 है, तो ये कितना होगा, 11 + 5 तो 16 आएगा। होप क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये आप लोग कर लोगे, मुझे वो है क्वेश्चंस करवाए भी थे मैंने। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना हिल क्यों रहा है यार ये? एक सेकंड, ये ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को आइसोटोप्स और आइसोबार, क्योंकि मास और इसकी बात की थी, तो वी टॉक्ड अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये भी पढ़ाया हुआ है। एक वीडियो को इसको एक बार देखने से ये होगा कि आपको चीज़ें याद आ जाएंगी दैट हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक ये चीज़ कर ली थी। ठीक है, द ओनली रीज़न आई एम टेलिंग बिकॉज बहुत टाइम हो गया एंड आई वांटेड कि आप लोग रिवाइज कर लो। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे मान लो दो एलिमेंट, अभी दोनों एलिमेंट एक ही हैं, हाइड्रोजन ही है, 3 अलग अलग तरह से नेचर में पाया जाता है। सबका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर उसका फिक्स्ड रहेगा, एक ही एटॉमिक नंबर है उसका। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, इसके पास जो नंबर होता है किस चीज़ का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए कारण उसका मास अलग आता है। इसका मास होता है 1, इसका मास होता है 2, इसका मास होता है 3। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यू मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन ही हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 भी आप इनको बोल सकते हो। ये आइसोटोप्स हैं, क्यों, क्योंकि इन सब का नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। ठीक है, एक प्रोटॉन सबके पास है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग अलग है, या फिर ऐसे बोल दो कि जो नंबर ऑफ इसके एटॉमिक नंबर है वो सेम है, मास अलग अलग आता है। और मास क्या होता है, P + n, तो अगर P सेम है सबका तो क्या अलग अलग आ रहा है, N अलग अलग आ रहा है, न्यूट्रॉन अलग अलग आ रहा है। क्लियर है, वैसे ही होता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 तरह से पाया जाता है, एक 35 और दूसरा 37। वैसे ही होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम होता है 8। ठीक है, लेकिन इसमें इसका मास अलग अलग होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे आइसोटोप्स पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट। आइसोटोप्स बहुत सारे होते हैं, कोबाल्ट हो गया, इसका भी आइसोटोप है। ठीक है, कोबाल्ट का जनरली आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट के काम आता है बहुत ज़्यादा, ये NCERT में एक लाइन है।
कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कोबाल्ट कहाँ काम आता है, कोबाल्ट के आइसोटोप्स, तो वो ट्रेस करने में काम आते हैं कैंसर के जीन्स को, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है टू ट्रीट, ठीक है, कैंसर जीन्स है। चलो ये हो गया आपका आइसोटोप्स के बारे में। तो एक दो इसके बारे में पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, अगर आपको याद होगा, ठीक है, ये कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मास इनका अलग अलग होता है, ठीक है। तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब आइसोटोप्स के बारे में, इसको लिख लेना साथ साथ। तीसरा पॉइंट, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सिर्फ न्यूट्रॉन का इसमें अलग अलग होता है नंबर। अब पहला कोई लोग पूछेंगे कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ठीक है, बाकी तो समझ में आ गया, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की होती है उनके केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कैसे रिएक्ट करेगा वो दूसरे एलिमेंट के साथ, या नेचर में कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो रिएक्शन इज केमिकल प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या प्रोटॉन्स पे। प्रोटॉन देखो क्या होता है ना, कि एटम में कभी भी न्यूक्लियस पार्ट नहीं लेता है किसी रिएक्शन में, रिएक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोई देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए वजह से, इसलिए अगर सपोज करो ये जितने हैं, ये क्या है, यहाँ नीचे जो लिखा है वो क्या है, प्रोटॉन है ना, एटॉमिक नंबर लिखा है नीचे वाला। तो इस सबके पास देखो एक एक प्रोटॉन है, और क्योंकि ये न्यूट्रल है अभी, तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक एक है, तो ये जिससे भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्शन कुछ भी होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन के लेन देन से होता है। आगे बताऊंगी मैं, केमिकल रिएक्शन से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तब रिएक्शन होता है। जैसे हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, देता है, लेता है, शेयर करता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो इन्वॉल्व होता ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ एक जैसे ही रिएक्ट करेंगे, तो इनका डिफरेंस नहीं होगा रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। अब बोलोगे कि केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए इनकी सेम आती है क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। अब पूछोगे फिर बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किस उसका मास, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाएगा, किस टेम्परेचर पे जम जाएगा, किस टेम्परेचर पे वेपर बन जाएगा, उसका डेंसिटी कितना है, ये सारी सब चीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही इमेजिन करो इसको समझने के लिए कि मान लो कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेरा वेट, मेरा कलर, मेरी हाइट, ये सब मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मैं दिखती हूँ, है ना। तो वैसे ही एक एलिमेंट के लिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पे वो बॉयल कर जाता है, किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट, मतलब फिजिकल जैसे दिखने से, अपीयरेंस वाइज, तो वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो कैसे किसके साथ रिएक्ट करता है वो उसकी सेम रहेगी। मतलब इस ऐसे समझो कि मान लो अगर कोई सेम घर के बच्चे हैं, ठीक है, डिपेंड, मैं एग्जांपल समझाने के लिए दे रही हूँ। तो अगर मान लो मेरे फैमिली से कोई भी है तो हम लोग एक सर्टेन तरीक़ा से ब्रॉट अप हुए हैं, तो हम सबका वेट, हाइट, कलर सब मेरे भाई बहन का अलग अलग है।
लेकिन हम जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जो हमें परवरिश मिली है, ठीक है, वो सबकी एक जैसी है ना। तो ऐसा ही समझ जाओ कि एलिमेंट का मतलब, जैसे एलिमेंट के साथ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, कैसा दिखता है, ब्रिटल है, हार्ड है, ये सब चीज़ें अलग अलग होंगी आइसोटोप्स की, क्योंकि आइसोटोप्स का क्या है, मास अलग अलग है। तो मास अलग होने के कारण जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उनका वेट अलग अलग आएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग आएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग आएगा, अपीयरेंस में हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन जो रिएक्शन वो करेंगे वो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण करते हैं। और क्योंकि इनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसलिए इनका जो केमिकल रिएक्शन होगा, जिस तरीके से ये रिएक्ट करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, तो तीनों में से कोई हाइड्रोजन ले लो, सब एक जैसा ही रिएक्ट करेगा, क्लोरीन कोई सा भी ले लो, एक जैसा रिएक्ट करेगा। तो ये है आइसोटोप्स की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन, और रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है जो प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए सब एक जैसे ही रिएक्ट करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, बिकॉज उनका मास अलग है, तो वो अलग वेट होगा, मास उनका अलग होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये समझने के लिए ऐसे अलग से मतलब रफ में भी लिख सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जनरली शॉर्ट में बता रही हूँ कि केमिकल रिएक्शन से आगे बढ़ोगे, रिवर्सिबल जनरली नहीं होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कैसे किसी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाता है, किस टेम्परेचर पे ये बॉयल कर जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये सब अलग अलग होगा क्योंकि मास अलग है, उसका डेंसिटी, उसका मास, ये सब चीज़ें, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। हम 20 एलिमेंट पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आइसोटोप्स में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि मास अलग है, मास डिफरेंट है आइसोटोप्स का। केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। समझ में आ रहा है। तो ये बात थी आइसोटोप्स की। देन हम बोल रहे हैं कि दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, ये कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक बात बताओ, इसमें सबके पास एक एक प्रोटॉन है। अगर एक एक प्रोटॉन है सबके पास, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही तो नेगेटिव रहेगा। तो मास क्यों अलग हो रहा है, जब सबके पास सेम प्रोटॉन है तो मास किसके कारण अलग हो रहा है, न्यूट्रॉन के कारण अलग हो रहा है ना। देखो यहाँ ध्यान से देखो, एटॉमिक मास होता है P+n, यही पढ़ रहे थे। इसके पास प्रोटॉन, और ये एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके पास प्रोटॉन 17 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, अगर इसको देखा जाए तो इस एटॉमिक मास होगा P+n। यहाँ पे भी 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन दोनों के 17 हैं, यहीं से पता चल जा रहा है 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के इक्वल है, लेकिन मास अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कितना होगा, इसके पास होगा मान लो 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 35 - 17 18 आएगा, है ना। और इसके पास 2 ज़्यादा होंगे उससे, 20 होगा, तभी तो ये 37 आएगा। तो देखो दोनों के पास क्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन अलग अलग है, इसके पास 18 और इसके पास 20 है। वैसे ही इनको देख लो, ये और आसान होगा समझने में, ठीक है। इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास एक न्यूट्रॉन है, इसके पास 2 न्यूट्रॉन। करके देख लेना, और नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना क्लास में, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है इसको समझाना। P+n, तो प्रोटॉन इसके पास कितना है, 1। तो अगर प्रोटॉन 1 है और ये 0 होगा, तभी तो इसका मास 1 आएगा, P+n 1 आ रहा है। यहाँ पे P कितना है, 1 प्रोटॉन 1 है, P+n 2 आना चाहिए। तो अगर 1 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 1, तभी तो 2 आया। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, इसके पास 0 न्यूट्रॉन था, इसके पास 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ करोगे तो 1 + 2 तब तो 3 आएगा, क्योंकि प्रोटॉन सबके पास 1 1 और 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है, कहीं भी देख लो। तो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास अलग अलग न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन अलग होने के कारण ही इनका मास अलग अलग आता है।
ये हो गया आइसोटोप्स, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। इसको नोट कर लेना, इनकी प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी। इससे क्वेश्चन आता है जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, यार इतना शेक, ओके ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आइसोबार्स बताया था, और ये बहुत आम होता है। आइसोबार्स मैंने कहा था कि दो अलग अलग लोग हैं जिनका कोइंसिडेंटली वेट किया जाता है सेम। तो यहाँ चुपचाप लिख देना डिफरेंट एलिमेंट्स। ये ऑलरेडी देखते ही समझ में आ गया कि ये अलग हैं, सेम एलिमेंट्स नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास। इनका मास सिमिलर है। अलग एलिमेंट्स हैं तो ये लिखते ही समझ में आ गया कि एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कई सारे बुक्स में ये भी लिखा होता है कि एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो मैंने यहाँ पे वैसा नहीं लिखा है, मैंने सीधे लिखा है डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट होना मतलब ये हो गया कि उनका एटॉमिक मास क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे सपोज करो यहाँ मैंने लिखा क्लोरीन और आर्गन, आप देखे होंगे क्लोरीन